वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट सेकंड। हम अपनी रिवीजन सीरीज़ है वो लेके आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया कि हम आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल सेल्स को किस प्रकार ग्रुपिंग में ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, कम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स या ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स, वी हैव टू ग्रुपिंग इट इन सीरीज एंड पैरेलल. After that we have to take n number of identical cells, means having EMF and internal resistance we have to take, that is same for all cells. Then we take such type of combination in three manners like series, parallel and mixed grouping. After that we have to study about Kirchhoff's rule, most important we can say here. तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, किरचॉफ से जो रूल्स हैं वो हमारे दो हैं, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। फर्स्ट रूल को करंट रूल भी बोला जाता है, जंक्शन रूल भी बोला जाता है। जो हमारा सेकंड रूल है उसको वोल्टेज रूल या लूप रूल भी हम बोलते हैं। तो देखिए किरचॉफ ने जो अपना फर्स्ट रूल है उसमें क्या बताया है कि we have to take number of currents, they are coming from different wire and meeting at a junction O. Then we have to say that according to this rule the algebraic sum of various current meeting at a junction in a closed electric circuit is always 0. जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि we have to take 5 currents, they are coming from different direction but our circuit is closed. We have to see here current I1, I2, I3, I4, I5 हमारे 5 करंट हैं और O हमारा है ये जंक्शन है। तो जितने भी करंट हैं जो जंक्शन पर मिलते हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, तो समेशन आई इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। अब देखिए इसमें साइन कन्वेंशन यूज होती है। जो करंट हमारे जंक्शन से बाहर की ओर जा रहे हैं उनको हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं और जो अंदर की ओर आ रहे हैं उनको पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा देखिए I1 है वो बाहर की ओर जा रहा है और I3, तो जो सभी करंट्स हैं जो बाहर जा रहा है उसके साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो माइनस लेंगे, -I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I4 -I3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया इसके ऊपर। जो करंट बाहर की ओर जा रहे हैं और जो जंक्शन है उससे जो बाहर की ओर जा रहे हैं तो वो हम नेगेटिव लेंगे और जो अंदर की ओर आ रहे हैं वो पॉजिटिव लेंगे। दैट इज़ द साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ करंट फ्लोइंग इन डिफरेंट वायर्स, दे आर मीटिंग एट ए जंक्शन O. When we apply Kirchhoff's first rule, then we have to find out I2 plus I4 plus I5 is equal to I3 plus I3. It means a total current flowing towards the junction is equal to the total current flowing out of the junction. Is that clear? Secondly, इसमें जो important चीज़ है, this rule thus supports the law of conservation of charge. जो हमारा फर्स्ट रूल है किरचॉफ्स का, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, उसको सपोर्ट करता है कि हम कहेंगे कि जो टोटल चार्ज इन ए गिवन सर्किट वो हमारे क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो ये हमने 11th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेज हैं वो सेम रहते हैं। उसके बाद है किरचॉफ सेकंड रूल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। You can say here around any closed loop of a network the algebraic sum of change in potential must be 0. देखिए अगर हमारे पास क्लोज लूप है तो उसके अंदर जो चेंज इन वोल्टेज है अगर हम उसका सम लेते हैं तो वो 0 आता है।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे 3 रजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3 और 2 सेल्स हैविंग EMF E1 एंड E2। तो जो है हम देखते हैं, जो हमारी सेल है जिसका EMF E1 है वहाँ से I1 करंट फ्लो कर रहा है, हम मान लेते हैं। E2 से I2 करंट फ्लो कर रहा है, और जब दोनों मिलते हैं तो I3 हो जाते हैं। इट मीन्स I1 + I2 = I3। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें भी आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे कि हम अपनी लूप लेते हैं। जैसे आप यहाँ से शुरू करेंगे, A B E F A, ये आपने लूप ले ली। तो आप यहाँ से चले हैं A से, तो देखिए आपके सामने जब आप इस लूप को ऐसे काउंट करेंगे तो आपके सामने रेजिस्टेंस आएगा, ये करंट है, और आपको पता है जो वोल्टेज होती है वो IR होती है। तो जहाँ पर भी रेजिस्टेंस और करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ कितनी वोल्टेज चेंज हुई है वो आप कंसीडर करेंगे। और फिर एक आप जो सेल ले रखी है इसमें आप वोल्टेज लेंगे। तो आप A से B तक आए, अब B से जब आप E की तरफ जाते हैं तो I3 करंट फ्लो कर रहा है और R3 रेजिस्टेंस है। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि जो आपकी लूप की सेंस है, लूप की सेंस आपकी क्या है, A B E F A। तो करंट की जो सेंस है वही आपकी लूप की सेंस है। अगर करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर आप लूप लेते हो तो जो फैक्टर है IR, ये आप पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपकी सेंस से मान लीजिए A B E F A है और करंट A से F E B ऐसे होते हुए करंट आ रहा है, तो करंट की अगर अपोजिट डायरेक्शन हो सेंस से, तो उस केस के अंदर हम IR फैक्टर को नेगेटिव लेते हैं। बात करते हैं उसके बाद अगर जो सेल आती है, तो जो टर्मिनल सबसे पहले आता है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव आता है तो आप E1 को नेगेटिव लेंगे। अगर सबसे पहले पॉजिटिव आता है तो E1 को पॉजिटिव लेंगे। तो ये इसकी साइन कन्वेंशन, इसमें जो साइन कन्वेंशन है वही इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए हम एक एग्जांपल से यहाँ पर देखिए साइन कन्वेंशन हम बता चुके हैं। हम क्लोज लूप लेते हैं A B C D E F A, ठीक है। तो हम A से चले, B फिर C, फिर यहाँ पर सबसे पहले हमारी आती है जो सेकंड सेल है जिसका EMF E2 है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो E2 पॉजिटिव। आगे बढ़ेंगे तो R2 रेजिस्टेंस आता है, लेकिन करंट है वो दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। सेंस के अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है, तो जो I2 R2 फैक्टर है ये नेगेटिव लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो जो I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 करंट की भी डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में हम लूप की सेंस ले रहे हैं। तो इस केस में I1 R1 पॉजिटिव, और E1 का जो टर्मिनल है वो पहले नेगेटिव आता है इन काउंटेड फर्स्ट, तो ये नेगेटिव। तो ये टोटल वोल्टेज हो गई जो हमने लूप ली है, और दैट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। अब E2 E1 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो वहाँ E1 - E2 चेंज इन EMF, और I1 R1 - I2 R2, तो यहाँ पर ये हमारा चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2। तो समेशन IR = समेशन E। तो यहाँ पे हमारी जो साइन कन्वेंशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों के अंदर, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल, और इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा से क्लोज पाथ लिया है BEDCB, तो उसके अंदर हमारी ये वोल्टेज हमने ऐसे ही ली है। जैसे सबसे पहले R3 आता है, I3 करंट की भी वही डायरेक्शन है जो आपकी लूप की सेंस है, तो पॉजिटिव। I2 R2 ये भी पॉजिटिव, और जो E2 का है नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो -E2। तो इसी प्रकार हम क्लोज जो पाथ है A B E F A लेते हैं, तो किरचॉफ्स रूल इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारा I3 R3 + I1 R1 = E1। तो इसके अंदर भी साइन कन्वेंशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप इसमें नोट करें कि किरचॉफ सेकंड रूल द सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो किरचॉफ का सेकंड रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। तो देखिए फर्स्ट रूल है वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है,
जबकि आपका जो सेकंड रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसमें हम 4 रेजिस्टेंसेस लेते हैं। दे आर अरेंज लाइक ए ब्रिज यू विल सीन इन द गिवन डायग्राम PQRS। that will be, yeah, you can say here that bridge connected to a cell having EMF E through key K1. When I1 current flowing across the bridge, it will be divided across each arm like this. You will see here means I1 current flowing across arm AB, I minus I1 into R flowing across AD. Similarly, I1 minus IG across BC and I minus I1 minus IG across DC. That is the current distribution in case of Wheatstone bridge principle. You will see here. When they are balanced, we can say here P upon Q is equal to R upon S. That will be balanced state. At that stage Ig is equal to 0. Then we have to ignore the resistance across the arm BD. देखिए स्टूडेंट, जो हमारा करंट है वो चारों रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस डिवाइड हो गया और जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हम G ले रहे हैं और इसमें IG करंट फ्लो कर रहा है। जब ये बैलेंस हो जाता है या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, एट दैट केसेस IG इज इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन। तो you can say here our working principle is that when Ig is equal to 0 then bridge become balanced and P upon Q is equal to R upon S. That is given Ig is equal to 0. So this is called Wheatstone bridge principle. Then we have to prove it like this. We have to apply Kirchhoff's second rule to prove it. So first of all we have to take a circuit ABDA. And when we applying Kirchhoff's second rule then I1P plus IgG minus I minus I1 R is equal to 0. यहाँ पर जो G है वो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। जब हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं क्लोज पाथ BCDB तो उस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी I1 माइनस IG Q माइनस I माइनस I1 प्लस IG 2S माइनस IG G इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई जब हमने दो क्लोज लूप ली हैं हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। जब हमारा IG 0 हो जाता है, ये इसका मेन पॉइंट है, तो उस केस में हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाता है। तो IG की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 बिकम I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। अब डिवाइडिंग 3 एंड 4, हम 3 और 4 को जब डिवाइड करेंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस प्रूव्स व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ये प्रूव हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है इसके अंदर यही हमारी मेन चीज़ होती है कि 4 रेजिस्टेंसेज है वो एक ब्रिज की तरह हमारे अरेंज होते हैं और जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है, ये बैलेंस कब होता है जब IG इज इक्वल टू 0। जब IG 0 होगी, गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन, तो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। उस केस में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मीटर ब्रिज में आप देख पाओगे। अगर हमें 3 रेजिस्टेंसेस गिवन हैं तो 4th रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट ध्यान रहे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है वो न तो बिल्कुल कम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है, न ही बिल्कुल ज़्यादा का। तो इट मीन्स जो मीडियम रेंज का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द सर्किट आर हम निकाल सकते हैं। तो ये सीधा फार्मूला हो जाता है आर ए बी इजकल टू आर टू आर प्लस 3R2 और R2 प्लस 3R1। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है स्लाइड वायर ब्रिज।
जो स्लाइड वायर ब्रिज है दैट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देखिए जो स्लाइड वायर ब्रिज है ये हमारा +2 के अंदर एक्सपेरिमेंट भी है। हम मीटर ब्रिज का यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और जो हमारा मीटर ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है, कि इसके अंदर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज होता है, जिसकी सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एक सेटअप है। हमारे पास एक मीटर ब्रिज है, इसके अंदर ए और सी पॉइंट के बीच में एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। ये मैग्नीन की होती है जो कि हमारा एक अलॉय है, कॉन्स्टेंटन की भी आप ले सकते हैं। और इसके बिल्कुल पैरेलल में ये देखिए जो ए बी है यहाँ से ए सी, ये हमारी एक रेजिस्टेंस वायर बोल सकते हैं आप, जो कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की बनी हुई होती है। इसके बिल्कुल पैरेलल में एक हमारा मीटर स्केल होता है जिससे हम रीडिंग लेते हैं। उसके बाद यहाँ ये हमारी कॉपर स्ट्रिप है और यहाँ पर 2 गैप प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जो फर्स्ट गैप है इसके अंदर तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। सेकंड ये हमने यहाँ पे लगा रखा और सेकंड गैप है उसके अंदर हम अननोन रेजिस्टेंस ऐसी वायर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो डी स्क्रू है यहाँ से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से एक कनेक्शन करके गैल्वेनोमीटर लगा के और जो कि कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से एक वायर है, ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक मेन चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो आर रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें से तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे भाई। 20 ओम का बनाओगे आप इसको, 50 का, 100 का, तो ये नोन है। लेकिन जो एस है ये अननोन है, ये आपका अननोन है जो आप फाइंड आउट करोगे। तो एक तो हमारा ये नोन हो गया, ये अननोन हो गया। तो जो पी और क्यू कहाँ से आए ये सवाल आता है। तो इसमें आप देखिए ये जो एसी है ये हमारी एक वायर है, रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। ये हमारी मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वायर की लेंथ के अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये एक रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। मान लीजिए 100 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और इसके यूनिट लेंथ में मान लीजिए 1 मीटर में स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, मतलब 100 हम कहेंगे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, हमारी 100 सेंटीमीटर की वायर है, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर है। अब 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर हमारा स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के अंदर 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट, 5 × 100 500 ओम। तो जो एसी वायर है पूरी टोटल उसका रेजिस्टेंस हो गया 500 ओम, ठीक है। अब जैसे ही हम जोकी को रब करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म हो जाएगी। ऊपर आपका आर, ये एस, और यहाँ जब ये गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, आप जोकी को यहाँ से रब करते हो जाएंगे और इस पॉइंट पे 0 डिफ्लेक्शन दिखा दी। तो ये लेंथ एल है। तो ए से बी तक का जो रेजिस्टेंस है लेंथ × आर, एल आर। तो आपका एक रेजिस्टेंस हो गया एल आर और बची हुई लेंथ 100 - एल × आर। तो ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ मीटर स्केल की सहायता से एल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 - एल की यहाँ पे हो जाएगी। आर आपका नोन है तो आप इससे अननोन रेजिस्टेंस एस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो हम कहेंगे कि जो मीटर ब्रिज है इसके अंदर एक वुडन ब्लॉक, एक वुडन बॉक्स आप कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं। उसके ऊपर एक 1 मीटर की वायर स्ट्रेच होती है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की होती है। उसके पैरेलल में एक मीटर स्केल होता है जिससे हम रीडिंग लेते हैं, एल या 100 - एल की वैल्यू निकालते हैं। इसके कॉपर स्ट्रिप
के द्वारा दो गैप प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक में हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है, एक में अननोन रेजिस्टेंस लगता है, और वहाँ एक बीच में डी स्क्रू होता है जहाँ से हम वायर के थ्रू जॉकी और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो जब आप जॉकी को ए से सी की ओर रब करते हुए जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया है। तो एल कितनी है, मान लीजिए एल आपकी आई 40 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल 60 सेंटीमीटर। तो यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक पी रेजिस्टेंस बन जाएगा और एक क्यू रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे L मल्टीप्लाई बाई आर 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई आर, और जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करेंगे P अपॉन Q, एल आर हमारा क्या है P, 100 माइनस एल अपॉन आर क्या है Q, और ये आर एस। तो हमें S निकालना है। तो यहाँ से R कैंसिल, तो L 100 माइनस एल हो गया, तो यहाँ से S आपका हो जाएगा, S आपका हो गया 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई आर। तो L की वैल्यू हमारे पास होती है, R की वैल्यू हम रेजिस्टेंस बॉक्स से लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाता है। ये कुछ पॉइंट है स्टूडेंट्स, इनको नोट करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो मीटर ब्रिज है वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके ऊपर काम करता है, उस प्रिंसिपल पर ही आधारित है। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द फोर आर ऑफ द ब्रिज इज सेम। नल पॉइंट इज यू कैन से हेयर ऑब्टेन एट द मिडल ऑफ द ब्रिज वायर। देखिए जैसे आपकी ये वायर है AC, आप यहाँ गैल्वेनोमीटर और जॉकी से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी AC वायर के बिल्कुल मिड में अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तो ये 100 सेंटीमीटर की होती है, तो इसका मतलब 50 सेंटीमीटर इधर 50 इधर। ठीक है, तो इस केस में हमारा हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस है वो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ पे P Q R S ये इक्वल है। तो इस केस में हमारा जब आप कह सकते हैं जब जॉकी बिल्कुल 50 के ऊपर, जब बिल्कुल मिड में अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तो उस समय हमारा जो मीटर ब्रिज है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। उसके बाद हम बात करें द मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंसेज। ये मैंने आपको फर्स्ट में भी बता दिया था कि मीटर ब्रिज से न तो हम ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और न ही बिल्कुल कम। जो मिड रेंज का रेजिस्टेंस है उसी को हम मेजर कर सकते हैं। द बैलेंस पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज इज़ नॉट अफेक्टेड टू इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज कर दें तो हमारे बैलेंस पॉइंट आया है जहाँ पर हमारी जो कि जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रही है, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो का वो रहेगा। मीन्स आपका बैलेंस पॉइंट मान लीजिए 40 सेंटीमीटर के ऊपर आता है, तो अगर आप बैटरी या गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज कर देते हो, इंटरचेंज, गैल्वेनोमीटर की जगह आप बैटरी लगा देते हो और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर, तो इससे हमारे जो बैलेंस पोजीशन है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप नोट कर लें। किरचॉफ से जो रूल्स हैं उसके ऊपर हमारा डेफिनेट एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप उस टाइप के न्यूमेरिकल करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप सॉल्यूशन है प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट रिवीजन का टॉपिक लेके आएंगे जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं यूनिट सेकंड में किरचॉफ्स रूल
मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे कंसेप्ट या इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे एग्ज़ाम में 100% आते हैं। तो आप इनको बहुत ही अच्छे से करें, इन कंसेप्ट को समझें, इनके लॉजिक को समझें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।